आज का हमारा लेक्चर एटम एंड मॉलिक्यूल के ऊपर है। मैंने डेफिनेशन लिखी हुई है एटम एंड मॉलिक्यूल की, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए और फिर हम डिस्कस करते हैं एटम एंड मॉलिक्यूल को। चलिए अब हम शुरू करते हैं हमारी डेफिनेशन को समझना। आप साथ साथ में एक एक चीज समझते जाएंगे, एक एक चीज आराम से नोटिस करते जाएंगे और देखते जाएंगे। एग्जाम्पल्स लिखी हुई है यहाँ बोर्ड के ऊपर मैंने। तो एटम की डेफिनेशन जो बोर्ड के ऊपर मेंशन की हुई है वो है द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ अ मैटर विच मे और मे नॉट हैव इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। कि मैटर का ऐसा स्मॉलेस्ट पोर्शन, कल पढ़ा शायद डाल्टन एटॉमिक थ्योरी में हमने कि एटम एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है जो कि दोबारा कट नहीं होता। ठीक है, तो अगर डाल्टन एटॉमिक थ्योरी नहीं देखी तो लिंक मैं आपको दे दूंगा, आप डाल्टन एटॉमिक थ्योरी देख लीजिए। अच्छा, तो मैटर एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल है जो कि एटम एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल है मैटर का जो कि फर्दर कट नहीं होने वाला। ठीक है, और वो एटम या फ्रीली एग्जिस्ट कर सकता है या वो फ्रीली एग्जिस्ट नहीं कर सकता। ठीक है, मे बी कहीं ऐसे एटम भी हैं जो कि फ्रीली एग्जिस्ट नहीं करते, वो किसी के साथ मिलकर कंबाइंड स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, तो जितने भी हमारे आपने क्लास 9th में पढ़ा है शायद नोबल गैसेस पीरियोडिक टेबल के बारे में कुछ यूनिट, तो जितनी भी नोबल गैसेस होती हैं हमारी, वो सारी की सारी नोबल गैसेस फ्रीली एग्जिस्ट करती हैं। मैं लिखता हूं यहां पे नोबल गैसेस जितनी भी हैं, नोबल गैसेस वो सब फ्रीली एग्जिस्ट करती हैं। नोबल गैसेस फ्रीली एग्जिस्ट करती हैं। उसके बाद जितने भी मेटल होंगे, ऑल मेटल्स वो सब मेटल फ्रीली एग्जिस्ट करते हैं। मेटल में हो गया हमारा आयरन, कॉपर, जिंक, ये सारे के सारे हमारे फ्रीली एग्जिस्ट करने वाले हैं एटसेट्रा। ठीक है, तो ये कुछ ऐसे एटम हैं जो कि फ्रीली एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन कुछ एटम ऐसे भी हैं जो कि फ्रीली एग्जिस्ट नहीं करते, वो कंबाइंड स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल अवर नॉन मेटल, फॉर एग्जांपल H, हाइड्रोजन कभी भी आपने नहीं देखा होगा फ्रीली एग्जिस्ट करता है। हाइड्रोजन हमेशा H2 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। इसी के साथ O2, ऑक्सीजन कभी एटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता, वो मॉलिक्यूलर फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, कंबाइंड स्टेट में एग्जिस्ट करता है। नाइट्रोजन N2, ये सभी के सभी नॉन मेटल हैं। तो नॉन मेटल जो होते हैं, नॉन मेटल के एटम जो होते हैं वो कंबाइंड स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं, और जो मेटल और नोबल गैसेस के एटम होते हैं वो फ्री स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं। तो ये थी हमारी एटम की डेफिनेशन। आगे देखते हैं मॉलिक्यूल को। अच्छा, हम जानते हैं कि हम पीरियोडिक टेबल के अंडर 118 एलिमेंट हैं टोटल। 118 एलिमेंट हैं टोटल एक पीरियोडिक टेबल के अंदर। तो 118 एलिमेंट में से 92 एलिमेंट ऐसे हैं जो कि नेचुरली अकरिंग एलिमेंट हैं। उसके अलावा जितने भी एलिमेंट हैं, रेस्ट ऑफ द एलिमेंट वो सिंथेटिकली मेड हैं, वो हमें उनको हम लेबोरेटरी में बनाते हैं यहां से 92 एलिमेंट से। ठीक है, तो 92 एलिमेंट जो नेचुरली अकरिंग एलिमेंट हैं, ये सारे के सारे एलिमेंट एक दूसरे के साथ कंबाइन करके मॉलिक्यूल बनाने की कोशिश करते हैं। क्यों? कि ये अपने आप को स्टेबल करने की कोशिश करेंगे तभी वो मॉलिक्यूल बनाते हैं। नेक्स्ट यूनिट में ये डिस्कस किया जाएगा। तो यही 92 एलिमेंट जो हैं कंबाइंड स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं और बनाते हैं मॉलिक्यूल। दैट्स वाई हम पढ़ते हैं अब मॉलिक्यूल की डेफिनेशन। यहां से मॉलिक्यूल क्या होता है वहां देखिए आप। मॉलिक्यूल की डेफिनेशन मैंने लिखी हुई है, इट इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ अ सब्सटेंस और मैटर कैपेबल ऑफ हैविंग इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। ये स्मॉलेस्ट पार्टिकल है हमारे मैटर का जो कि फ्रीली एग्जिस्ट कर सकता है। ये जरूरी नहीं कि मॉलिक्यूल कंबाइंड स्टेट में ही एग्जिस्ट करे, वाटर के साथ मिलकर कंबाइंड स्टेट में एग्जिस्ट करता हो। वाटर मॉलिक्यूल अकेला भी एग्जिस्ट कर सकता है। ठीक है, तो मॉलिक्यूल एक ऐसा स्मॉलेस्ट पार्टिकल है मैटर का जो कि इसके अंदर इतनी कैपेबिलिटी है कि वो इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट कर सकता है। तो मॉलिक्यूल की क्लासिफिकेशन कुछ की हुई है मैंने यहां पे। सबसे पहले मैंने लिखा है सिंपल मॉलिक्यूल। कुछ ऐसे मॉलिक्यूल जो बिल्कुल सिंपल है, फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन हो गया, O2, N2, Cl2, एक सिंपल मॉलिक्यूल है। कुछ ऐसे मॉलिक्यूल भी हैं जो कि कॉम्प्लेक्स हैं, फॉर एग्जांपल FeSO4, देख के ही लग रहा है कुछ कॉम्प्लेक्स है। फॉर एग्जांपल Na2CO3, फॉर एग्जांपल H2SO4। और कुछ ऐसे मॉलिक्यूल भी हैं जिसमें एक से ज्यादा मॉलिक्यूल मिलके कंबाइंड स्टेट में एग्जिस्ट कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल FeSO4 एक मॉलिक्यूल है, NH4 एक और मॉलिक्यूल है, SO4 एक और मॉलिक्यूल है। तो ये ऐसा मॉलिक्यूल है जिसमें मोर देन वन मॉलिक्यूल मिलके कंबाइंड स्टेट में एग्जिस्ट किया हुआ है मॉलिक्यूल। नेक्स्ट डेफिनेशन हम शुरू करते हैं एटॉमिसिटी के बारे में। व्हाट इज एटॉमिसिटी? एटॉमिसिटी होती है द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल। एक मॉलिक्यूल के अंदर कितने एटम प्रेजेंट होते हैं, दैट इज नोन एज एटॉमिसिटी। ठीक है, किसी एटम के अंदर दो अगर एटम हुए, किसी मॉलिक्यूल के अंदर अगर दो एटम हुए, अगर किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर दो एटम हुए तो उस मॉलिक्यूल की एटॉमिसिटी क्या होगी? डाई एटॉमिक होगा। फॉर एग्जांपल O2, Cl2,
Br2, I2, N2, हर एक मॉलिक्यूल के अंदर दो दो एटम हैं। किसी मॉलिक्यूल के अंदर 3 एटम हुए, दैट मॉलिक्यूल इज नोन एज ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल। फॉर एग्जांपल O3 ओजोन हो गया 3 एटम वाला मॉलिक्यूल, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड हो गया 3 एटम वाला मॉलिक्यूल, H2O 3 एटम वाला मॉलिक्यूल। मोर देन अगर 3 एटम हुए किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर, तब हम उसे बोलते हैं पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल। फॉर एग्जांपल NH3 हो गया, CH4 हो गया, H2SO4 हो गया, PCl5 हो गया। जरा आप बताइए यहां कितने एटम है? 3 और एक ये 4 एटम है, ठीक है। तो ये टेट्रा एटॉमिक मॉलिक्यूल होगा। CH4 4 और एक ये 5 एटम है, तो ये कौन सा होगा? पेंटा एटॉमिक मॉलिक्यूल होगा। इसी तरीके से आप आगे भी देख सकते हैं कितने कितने एटम है, उसके बेस पे हमने एटॉमिसिटी के बेस पे मॉलिक्यूल को यहां क्लासिफाई किया हुआ था। नेक्स्ट डेफिनेशन है हमारी, एक होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल क्या होते हैं एंड हेटेरो एटॉमिक मॉलिक्यूल क्या होते हैं। तो होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल ऐसे मॉलिक्यूल होते हैं जिसमें सभी के सभी एटम एक ही तरह के हों, जिसमें सेम काइंड ऑफ एटम हों, उन सारे मॉलिक्यूल को हम होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल बोलते हैं। फॉर एग्जांपल देख लीजिए O2, 2 एटम एक ही तरह के हैं, Cl2, Br2, I2, N2, ये सारे के सारे मॉलिक्यूल हमारे होमो एटॉमिक कैटेगरी के मॉलिक्यूल हैं। नेक्स्ट है हमारा हेटेरो एटॉमिक मॉलिक्यूल। हेटेरो एटॉमिक मॉलिक्यूल ऐसे मॉलिक्यूल होते हैं जिसमें जो हमारे एटम मॉलिक्यूल बनाने वाले होते हैं वो अलग अलग हों, जरूरी नहीं कि वो एक ही तरह के हों, ठीक है। फॉर एग्जांपल NH3 देख लीजिए, CH4 जिसमें 3 हाइड्रोजन 1 नाइट्रोजन, तो हेटेरो हो गया। तो ये कैटेगरी जो हमारी है ये हेटेरो एटॉमिक मॉलिक्यूल की कैटेगरी है, ठीक है। अब बात यहां पर खत्म हुई एटम और मॉलिक्यूल की डेफिनेशन की, ठीक है। अब जैसे ही एटम और मॉलिक्यूल की डेफिनेशन खत्म हुई है, हमें पता चला कि एटम और मॉलिक्यूल की डेफिनेशन पढ़ने के बाद हमने देखा स्टार्टिंग में ही कि एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ अ मैटर, मॉलिक्यूल इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ अ मैटर। डेफिनेशन में ही लिखा हुआ है स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर, स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर। इसका मतलब ये मैटर से मिलकर बना हुआ है, ये मैटर का ही कुछ पार्ट है। और जो मैटर है उसका एक स्पेसिफिक वेट होता है, पर्टिकुलर मास होता है। अगर मैटर का मास है, इसका मतलब एटम शुड हैव अ मास, मॉलिक्यूल शुड हैव अ मास, मतलब एटम का एटॉमिक मास होगा और मॉलिक्यूल का भी मॉलिक्यूलर मास होगा। तो आइए हम शुरू करते हैं एटॉमिक मास और मॉलिक्यूलर मास को डिस्कस करना। अब जैसे ही एटम एंड मॉलिक्यूल की डेफिनेशन आई, उसके बाद एटम के मास को कैलकुलेट करने के बारे में सोचा गया। अब एटम बहुत ही स्मॉल पार्ट होता है मैटर का, और उसके मास को कैलकुलेट करना बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट था। अब इस डिफिकल्टी को ओवरकम करने के लिए रेफरेंस लेना शुरू कर दिए गए कि रेफरेंस लेके हम क्या करते हैं, एक एटम से दूसरे एटम का मास कैलकुलेट करना शुरू करते हैं। तो माना गया स्टार्टिंग में जो रेफरेंस लिया गया, उस रेफरेंस एटम का नाम था हाइड्रोजन। अच्छा, मैं ये भी आपको बता दूं कि जो रेफरेंस होता है, ये रेफरेंस क्या होता है कि एक एटम के मास को लेके बाकी सब एटम के मास कैलकुलेट किए जाते हैं। मतलब एक एटम से रिलेट करके बाकी दूसरे एटम के मास कैलकुलेट किए जाते हैं। दैट्स वाई इस एटम, रेफरेंस एटम को स्टैंडर्ड एटम भी बोलते हैं, और ऐसे मास निकालने को हम बोलते हैं रिलेटिव मास निकालना, मतलब रिलेट करके मास निकालना। तो स्टार्टिंग में जो सबसे पहले लिया गया रेफरेंस एटम वो था हाइड्रोजन। हाइड्रोजन जब लिया गया वो ज्यादा सक्सेसफुल नहीं रहा, वो कुछ समय के लिए था, एप्लीकेबल ज्यादा नहीं रहा। उसके बेस पे एटॉमिक मास की डेफिनेशन दी गई कि एटॉमिक मास होता है कितने टाइम हमारा एटम हैवियर है किससे, हाइड्रोजन एटम से, जिसका मास हमने लिया है 1, कितने टाइम वो हैवी होता है हाइड्रोजन से। ये है अकॉर्डिंग टू हाइड्रोजन डेफिनेशन। मैं ये भी आपको बता दूं कि आजकल के दौर में, आजकल की इस पूरी अर्थ में जितना भी मास हम निकालते हैं, वो सारा का सारा मास एब्सोल्यूट मास नहीं होता, वो सब मास रिलेटिव मास होता है। कोई एब्सोल्यूट मास का मतलब फिक्स मास नहीं हम निकाल पाते, सब रिलेट करके ही मास निकालते हैं। आप खुद देख लीजिए, आप सब्जी की दुकान पे जाओगे, कोई चीज लोगे तो वो भी रिलेट करके मास, एक तरफ वो स्टोन रखता है, दूसरी तरफ वो उतना सब्जी रखता है, तो रिलेट करके मास निकाला जाता है। अब अपना ही वेट देख लीजिए, 80 केजी, 90 केजी, 70 केजी, 60 केजी, जो भी आप वेट निकालते हैं वो भी एक रिलेटिव मास है, ठीक है। माना गया शायद लंदन की यूनिवर्सिटी में कुछ एक प्लेटिनम का एक 1 केजी का स्टोन रखा गया था। उस स्टोन को पूरी दुनिया में बाद में फैला दिया गया और कहा गया कि यही स्टोन 1 केजी का है और इस स्टोन को पूरी दुनिया में फैला दीजिए और सब इसी से मास कैलकुलेट करेंगे, आगे जितने भी मास बनतेगी इसी से मिलके बनतेगी, ठीक है। तो जितने भी मास हैं वो सारे के सारे रिलेटिव मास होते हैं, एब्सोल्यूट मास नहीं होते। यही फिनोमिना हमारे एटॉमिक फॉर्म में भी आया गया, एटम की फॉर्म में भी आया गया। हाइड्रोजन को सबसे पहले रिलेटिव एटम माना गया और इसी एटम की बेस पे बाकी सारे एटम के मास कैलकुलेट करना शुरू कर दिए गए।
लेकिन ये ज्यादा सक्सेसफुल ना होते हुए हमने इसको कुछ समय के बाद छोड़ दिया। नेक्स्ट, बाद में बड़े क्राइटेरिया बनाए के, बहुत ज्यादा क्राइटेरिया सोचे गए, जिन क्राइटेरिया को नजर में रख के हमने देखा कि कौन सा ऐसा एटम, मतलब साइंटिस्टों ने देखा कि कौन सा ऐसा एटम रखें। ठीक है, उस टाइम साइंटिस्टों ने सोचा कि कौन सा ऐसा एटम रखें जिसको रिलेट करके बाकी सारे एटम के मास कैलकुलेट किए जाएं। तो उन क्राइटेरिया को हम डिस्कस करते हैं आपके सामने। आइए देखते हैं कौन से ऐसे क्राइटेरिया बनाए थे उस वक्त साइंटिस्ट ने, कि जिन क्राइटेरिया के बेस पे कौन सा ऐसा रेफरेंस एटम उन्होंने सिलेक्ट किया, जिस रेफरेंस एटम को मान के बाकी सारे एटम के मास उन्होंने कैलकुलेट करना शुरू किए। तो आइए कुछ क्राइटेरिया डिस्कस करते हैं कि ऐसे कौन से क्राइटेरियाज देखे उस टाइम साइंटिस्ट ने किसी भी एटम के अंदर कि रेफरेंस उसको मान के बाकी दूसरे एटम का हम मास कैलकुलेट करें। फॉर एग्जांपल, आप स्कूल में हैं, 11th क्लास में हैं, और आपके क्लास में कोई टीचर आके किसी भी स्टूडेंट को मॉनिटर खड़ा करने की ट्राई करता है, तो मॉनिटर खड़ा उसी स्टूडेंट को करेगा जिसमें ये चीजें होंगी। कौन कौन सी चीजें वो आप देखिए। सबसे पहली बात तो ये कि वो स्टूडेंट जिसको मॉनिटर खड़ा करेगा हमारा टीचर, वो स्टूडेंट रेगुलर होना चाहिए। ऐसा ना हो कि वो महीने में सिर्फ 2-3 दिन ही स्कूल आए, मतलब वो रेगुलर होना चाहिए। यही चीज कंपेयर कीजिए उस टाइम एटॉमिक साइंटिस्ट के साथ। उस टाइम साइंटिस्ट ने यही सोचा कि ऐसा भी ना हो कि एटम जो हो वो लेस अबंडेंट हो, एटम अबंडेंट होना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहला क्राइटेरिया था कि एटम अबंडेंट होना चाहिए, अबंडेंस उसकी नेचर में ज्यादा होनी चाहिए, अबंडेंस ज्यादा होनी चाहिए। ये क्राइटेरिया पहला था। सेकंड क्राइटेरिया ये है, अगर अब आपका टीचर आपको मॉनिटर खड़ा करता है तो वो सब दूसरी चीज ये आपके अंदर देखेगा कि आप इतने ज्यादा सुस्त मतलब ना हो, ऐसा ना हो कि आप बिल्कुल ही सुस्त हो। ठीक है, मतलब कोई किसी से कोई बातचीत भी ना हो आपकी। ठीक है, तो वो चीज ये देखेगा आपका टीचर आपको मॉनिटर खड़ा करने में। यही चीज उस टाइम साइंटिस्ट ने भी सोची कि एटम ऐसा भी ना हो कि बिल्कुल ही लेस रिएक्टिव हो। ठीक है, एटम रिएक्टिव होना चाहिए। ठीक है, लेस ऐसा नहीं होना कि बिल्कुल लेस रिएक्टिव एटम ही हो, वो रिएक्ट ही ना किसी से करे। तो ये चीज उसने देखी कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो एटम होगा, जो रेफरेंस एटम होगा, दैट शुड बी लेस रिएक्टिव। ये चीज नहीं होनी चाहिए। थर्ड, आपका टीचर आपको मॉनिटर खड़ा करते समय यह भी सोचेगा कि ऐसा भी ना हो कि आप बहुत ही ज्यादा गुस्से वाले हों या आप बहुत ज्यादा रिएक्ट करने वाले हों। ठीक है, या ऐसा भी ना हो कि आप हर एक छोटी छोटी बात पे गुस्सा करें, रिएक्ट करें। यही बात उस टाइम भी साइंटिस्टों ने सोची कि ऐसा भी नहीं होना चाहिए जो एटम हम रेफरेंस एटम सेलेक्ट कर रहे हैं वो इतना ज्यादा रिएक्टिव हो कि हर एक से रिएक्ट करना शुरू करता रहे। तो ये थर्ड क्राइटेरिया था कि ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि जो हमारा एटम है वो मोस्ट रिएक्टिव एटम है जिसको हम क्या कर रहे हैं, रेफरेंस एटम सेट कर रहे हैं। फोर्थ, वो टीचर आपको मॉनिटर खड़ा करने से पहले यह भी सोचेगा कि ऐसा भी नहीं होना चाहिए जिसको मैं मॉनिटर खड़ा कर रहा हूं उसके इसी क्लास में 3-4 भाई बहन भी हैं। ठीक है, ऐसा ना हो कि भाई बहन है तो वो तो उनकी साइड लेता रहेगा। तो यही चीज उस टाइम भी साइंटिस्ट ने सोची कि ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि जिस एटम को हम रेफरेंस एटम सेलेक्ट कर रहे हैं उस एटम के आइसोटोप्स हों। ठीक है, मतलब ऐसा एटम सेलेक्ट करें जिसके आइसोटोप क्या हो, ना हो, या जिसके आइसोटोप हों भी तो वो क्या हो, कम हो। तो ये 4 क्राइटेरिया थे जिन क्राइटेरिया को उन्होंने सोचा और सोचने के बाद उन्होंने एक रेफरेंस एटम सेलेक्ट किया और देखा कि रेफरेंस एटम 1961 में उन्होंने दिया। उसका नाम था कार्बन, जिसका एटॉमिक मास क्या है, 12। अब आप बोलेंगे सर कार्बन के भी आइसोटोप हैं, लेकिन जिस टाइम ये मास सिलेक्ट किया गया था उस टाइम उसके आइसोटोप नहीं थे। उस टाइम उसका कोई भी आइसोटोप नहीं था। आज भी इस कार्बन के 3 आइसोटोप हैं, कार्बन 13 है, कार्बन 14 है, लेकिन कार्बन 13 और कार्बन 14 की अबंडेंस बहुत ज्यादा कम है। कार्बन 12 ही नेचर में पाया जाता है। तो ये 4 चीजें, ये 4 क्राइटेरिया रख के कार्बन 12 को क्या किया गया, कार्बन 12 को रेफरेंस एटम माना गया और इसके बेस पे बाकी जितने भी एटम थे उन सभी एटम का क्या किया गया, मास दिया गया। और इसके बेस पे एक डेफिनेशन आई, जो डेफिनेशन यहां स्क्रीन पे लिखी हुई है। द एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट इज डिफाइंड एज द एवरेज रिलेटिव मास ऑफ एन एलिमेंट एज कंपेयर टू द मास ऑफ एन एटम टेकन एज 12। तो ये स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। उसके बाद जितने भी हमारे एटम थे उन एटम का क्या किया गया, रिलेटिव मास दिया गया। और रिलेटिव मास मैंने यहां 1 से लेके 30 एलिमेंट तक लिखे हुए हैं। आप इन रिलेटिव मास को याद कीजिए और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाइड्रोजन से लेके जिंक तक जितने भी एटम हैं उन सभी एटम का, उन सभी एलिमेंट का मैंने यहां रिलेटिव मास आपके सामने लिखा हुआ है।
अब एटॉमिक मास हमारे लिए निकालना बड़ा ज़्यादा इजी हो गया था, क्योंकि हमने रेफरेंस एटम कार्बन सिलेक्ट कर लिया था। कार्बन 12 सिलेक्ट करके हम जितने भी एटम थे बाकी सबका एटॉमिक मास हम निकाल रहे थे। लेकिन प्रॉब्लम वहाँ आ रही थी जहाँ हमारे आइसोटोपिक फॉर्म थी, मतलब जहाँ एक से ज़्यादा एटम सेम है, एलिमेंट सेम है, लेकिन उनके मासेस क्या हैं, अलग अलग हैं। तो उनका एक्चुअल मास कैसे निकाला जाए, उसके लिए हम पढ़ेंगे यहाँ एक नया टॉपिक, एवरेज एटॉमिक मास को। तो एवरेज एटॉमिक मास जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ कब एप्लीकेबल होता है, वो आइसोटोप्स के लिए एप्लीकेबल है। फॉर एग्जांपल आपके सामने क्लोरीन है। ये क्लोरीन का दो एटम लिए हुए हैं, दोनों एटम का एटॉमिक नंबर 17 है, यहां भी 17 है, यहां भी 17 है, लेकिन एक का मास 35 है और दूसरे का मास 37 है। अब देखा गया नेचर में कि क्लोरीन 35 एटॉमिक मास वाला उसका रेशो 3 और क्लोरीन 37 वाला उसका रेशो 1 होता है। 3:1 रेशो में ये एग्जिस्ट करते हैं। मतलब अगर 3 मॉलिक्यूल 3 एटम इसके एग्जिस्ट करेंगे तो एक एटम इसका एग्जिस्ट करता है, मतलब इसकी अबंडेंस क्या है, ज्यादा है। तो अब हमें निकालना है इसका एवरेज एटॉमिक मास। अब हम क्या देखें, इसका मास 35 है या 37 है, दैट्स वाई हम निकालेंगे इसका एवरेज एटॉमिक मास। और एवरेज एटॉमिक मास निकालने के लिए एक फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला ये स्क्रीन पे लिखा हुआ है, m इंटू एन प्लस एन इंटू बी डिवाइडेड बाई m प्लस एन। व्हाट इज m? m देख लीजिए, m है रेशो ऑफ फर्स्ट आइसोटोपिक फॉर्म। फर्स्ट आइसोटोपिक फॉर्म की रेशो क्या है, 3। पहला ये है, उसकी रेशो क्या है, 3। अच्छा, ए है एटॉमिक मास ऑफ दैट पर्टिकुलर आइसोटोप। तो पहला आइसोटोप ये है, उसका एटॉमिक मास क्या है, 35। मतलब m हमने बोला, m रेशो ऑफ फर्स्ट आइसोटोपिक फॉर्म 3 मल्टीप्लाई बाय एटॉमिक मास ऑफ फर्स्ट पर्टिकुलर आइसोटोप दैट इज 35 मल्टीप्लाई किया प्लस n क्या है, रेशो ऑफ सेकंड आइसोटोपिक फॉर्म। सेकंड आइसोटोपिक फॉर्म की रेशो क्या है, वो है 1। b एटॉमिक मास ऑफ दैट पर्टिकुलर आइसोटोप, और सेकंड बी वाले का एटॉमिक मास कितना है, 37 है। मल्टीप्लाई किया 37 से और डिवाइड कर देंगे हम m प्लस एन मतलब रेशो 3+1। ठीक है, m प्लस एन यही है, 3+1, 3m है और 1 क्या है, n है। ठीक है, तो जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेट करने के बाद हमारा जो मास आएगा वो आएगा 35.5 AMU। ठीक है, 35.5 AMU। और यही मैंने यहां पे लिखा था, क्लोरीन का एटॉमिक मास कितना होता है, 35.5 होता है। और AMU होते हैं एटॉमिक मास यूनिट। ये एटॉमिक मास के क्या है, यूनिट हैं। AMU है एटॉमिक मास यूनिट, ये एटॉमिक मास की यूनिट है, जिसे आजकल कन्वर्ट करके U कर दिया है, सिर्फ U मतलब यूनिफाइड स्केल। इसी तरीके से मैं एक और क्वेश्चन आपके सामने लेता हूं। देखिए, फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन है आपके सामने आइसोटोपिक फॉर्म कार्बन के लिए। क्वेश्चन दिया हुआ है, 3 कार्बन के आइसोटोप हैं, कार्बन 12 आइसोटोप, कार्बन 13 आइसोटोप और कार्बन 14 आइसोटोप। आपको दिया हुआ है परसेंटेज अबंडेंस। यहां पे परसेंटेज अबंडेंस ये कहा गया कि कार्बन 12 की परसेंटेज अबंडेंस है 98.89, कार्बन 13 की अबंडेंस है 1.108% और कार्बन 14 की जो अबंडेंस आपको कही गई है वो है 2 × 10⁻⁻10%। और कहा गया है कि आप निकालिए इन तीनों आइसोटोप का एवरेज एटॉमिक मास। तो एवरेज एटॉमिक मास निकालने के लिए हमको क्या करना है, यही फॉर्मूला लगाना है। पहला कार्बन, उसकी एटॉमिक मास कितना है, उसका एटॉमिक मास है 12 और उसकी परसेंटेज कितनी है, 98.89। ठीक है, प्लस सेकंड, उसका एटॉमिक मास कितना है, 13 और उसकी परसेंटेज कितनी है, परसेंटेज है 1.108। अच्छा जी, उसके बाद थर्ड कार्बन क्या है, प्लस करेंगे। थर्ड कार्बन, उसका एटॉमिक मास 14 और उसकी परसेंटेज कितनी है, परसेंटेज है 2 × 10⁻⁻10। ठीक, अब डिवाइड करेंगे, टोटल परसेंट कितना होता है, टोटल है 100%, डिवाइड करेंगे 100 से। और जब हम इसे कैलकुलेट करेंगे, आप भी देख लीजिए कैलकुलेट करके, जब हम कैलकुलेट करेंगे हमारी कैलकुलेशन के हिसाब से जो मास आएगा वो है 12.001 AMU और इसी को हम अप्रोक्सीमेटली बोलते हैं 12 एटॉमिक मास यूनिट।
यही होता है हमारा 12 एटॉमिक मास यूनिट। ठीक है, तो यहां से हम एवरेज एटॉमिक मास जो आइसोटोप्स के लिए निकाला जाता है वो हम कैसे निकालते हैं, यहां से हमें ये क्लियर हुआ। तो इस टाइम तक हमने एटम के मास को डिस्कस किया, और एटम के मास डिस्कस, कहां से एटम का मास निकाला गया वो भी हमने डिस्कस किया, और जब आइसोटोप में एटम एग्जिस्ट करता है वो भी हमने डिस्कस किया। अब मॉलिक्यूलर मास की डेफिनेशन हमने डिस्कस की है। मॉलिक्यूलर मास को निकालने के लिए हमें क्या करना होता है, फॉर एग्जांपल H2O है एक मॉलिक्यूल, इस मॉलिक्यूल का हमने मास निकालना है। इस मॉलिक्यूल का मास निकालने के लिए हमें कुछ नहीं करना, हमें एटॉमिक मास याद होने चाहिए। हमें पता है एक हाइड्रोजन का एटॉमिक मास होता है 1 और ऑक्सीजन का एटॉमिक मास होता है 16। मैंने आपको एटॉमिक मास लिखाए हुए हैं 30 तक आप देख लीजिए। अब एक हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 है, यहां कितने हाइड्रोजन है 2, तो 1 + 1 = 2, और एक ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 है, दोनों को आपस में जोड़ेंगे आएगा 18 इज द मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर। इसी तरीके से आप सॉल्व कीजिए खुद, CH4 का मॉलिक्यूलर मास क्या है, NH3 का मॉलिक्यूलर मास क्या है, H2SO4 का मॉलिक्यूलर मास क्या है, Na2CO3 का मॉलिक्यूलर मास क्या है। ये सारे के सारे कैलकुलेशन आप कीजिए और बताइए कि क्या मॉलिक्यूलर मास हैं इनके। ठीक है, हम नेक्स्ट लेक्चर शुरू करेंगे। अब जो इसके बाद टॉपिक आने वाला है वो देखेंगे क्या है।